इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो जो अभी तक हमारी बीजेटी की जो जर्नी रही है उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है एम्पलीफायर के लिए। तो उसमें हमने कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर इनको डिस्कस किया था। तो उसमें कॉमन एमीटर जो है वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट थी एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, क्योंकि एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट है कि एक तो जो वोल्टेज गेन है उसका वो ज़्यादा होना चाहिए और करंट गेन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। और दो रिक्वायरमेंट और हैं उसमें, एक इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो लो होना चाहिए। तो इसका जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो भी मिड में है कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर से, और आउटपुट रेसिस्टेंस या आउटपुट इम्पीडेंस है वो भी मिड रेंज में ही है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट में ये सही नहीं है कॉमन एमीटर पर, क्योंकि इसका करंट गेन अच्छा है और इसका वोल्टेज गेन वो अच्छा है, तो इसको हमने चूज़ किया। बाकी इनपुट स्टेज पे जो भी हमारा जहाँ से भी सोर्स आएगा, सोर्स सिग्नल आएगा, उसमें हम कॉमन कलेक्टर का यूज़ कर लेंगे, है ना, या किसी बफर का यूज़ कर लेंगे, तो वो इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, और आउटपुट स्टेज पे भी कुछ इस तरह का एक हम कॉमन कलेक्टर या इस तरह का कुछ हम आगे उस पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो स्टेज और इसमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी, इनपुट इम्पीडेंस के लिए और आउटपुट इम्पीडेंस के लिए। ठीक है, तो कॉमन एमीटर का तो इसका मतलब कॉमन एमीटर जो है वो हमारा सक्सेस है। उसके बाद हम आते हैं बायसिंग सर्किट। तो बायसिंग सर्किट का जो एक तरह से रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि जो क्यू पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसको जो सेंटर है एक्टिव रीजन का, उसमें हमें इस्टेब्लिश करना है सेंटर में। ठीक है, मिड में जो भी एक्टिव रीजन है उसके मिड में हमें उसको इस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद दो और उसमें जो प्रॉब्लम है बीजेटी के साथ, एक तो जब टेम्परेचर वेरी करता है तो उसके जो पैरामीटर हैं वो वेरी कर जाते हैं, तो इससे क्यू पॉइंट वेरी होता है। तो हमें कुछ इस तरह का बायसिंग सर्किट चाहिए था कि टेम्परेचर जो वेरिएशन है उसकी वजह से कुछ भी पैरामीटर अगर वेरी करते हैं, ठीक है, तो वो ना करें, है ना, तो अनअफेक्टेड रहे टेम्परेचर वेरिएशन से हमारा सर्किट। और दूसरा अनअफेक्टेड रहे जो भी ट्रांजिस्टर की वैल्यू, ट्रांजिस्टर सेम कंपनी का सेम मॉडल का ट्रांजिस्टर लोगे वो वेरी करती हैं। ठीक है, तो जो वेरिएशन है बीटा में उससे भी वो अनअफेक्टेड रहे। तो कहने का मतलब है जो क्यू पॉइंट है वो हमारा मिड में सेट हो। ठीक, और उसके बाद जो टेम्परेचर वेरिएशन है उससे वो अफेक्टेड ना हो, और जो बीटा वेरिएशन है उससे भी वो इफेक्टेड ना हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी बायसिंग सर्किट से। और बायसिंग सर्किट में हमारे ने चार जो बायसिंग सर्किट हैं वो हमने डिस्कस किए थे। फिक्स बायस, फिर हमारा कलेक्टर फीडबैक, और उसके बाद फिर हमारा जो है बायसिंग सर्किट विद अमीटर रेसिस्टर, और उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग हमारा बेस्ट था, तो उसको ही हमने यहाँ पर लिया है। तो अब हमारे पास ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर की, और डीसी जो हमने एक तरह से बायसिंग सर्किट लिया है वो हमारा है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो R1, R2, RC, RE, और RE के साथ लगा हुआ है CE। ठीक है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का ही पार्ट है जो CE है। ठीक, तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब हमारा सर्किट जो है ये रेडी है। कोई भी इस पर आप इनपुट सिग्नल दोगे तो ये आउटपुट पे उसको एम्पलीफाई करके देगा। तो इनपुट पे हमने यहाँ पर एक सिग्नल दिया। ठीक, ये हमने AC सिग्नल दिया है, इसका नाम दे दिया VI। यहाँ पर एक हमने यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर लगाया है। कपलिंग कैपेसिटर का रोल यहाँ पर ये है कि जो भी ये हमारी एक स्टेज है ना, सिंगल स्टेज नाम दिया है, तो एक ही ट्रांजिस्टर है तो सिंगल स्टेज ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इससे जो प्रीवियस स्टेज है, सपोज़ करो अभी यहाँ पर तो हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। सपोज़ करो कि हमें यहाँ पर मल्टीपल, हमें बहुत ज़्यादा गेन चाहिए होता। ठीक है, तो मल्टीपल हमें स्टेज लगानी पड़ती एम्पलीफायर की, ठीक, ज़्यादा गेन के लिए। तो सपोज़ करो यहाँ पर एक और सर्किट इसी तरह का है, तो जो उसकी बायसिंग के लिए जो उसमें हमने अप्लाई की है जो वोल्टेज, ये VCC और RC, R1, R2, RE, तो उसके लिए डिफरेंट होगी, है ना, क्योंकि उसका क्यू पॉइंट कुछ अलग आएगा, फिर वो सिग्नल जो है हमारा एम्पलीफाई करके आएगा, फिर इसको ये और एम्पलीफाई करेगा। तो इस तरह का एक प्रोसेस चलता रहेगा। तो सेंटर में रखने के लिए, है ना, वहाँ में सब वैल्यू उनकी स्टेज टू स्टेज हमारी वेरी करेंगी। अच्छा, तो होता क्या है अगर कपलिंग कैपेसिटर ना लगाएं तो जो उधर का जो डीसी जो वोल्टेज है, डीसी करंट है, वो इस सर्किट में भी आ जाएगा, और जो हमने
बायसिंग सर्किट जो हमने यहाँ पर बनाया है R1 R2 RC RE की वैल्यू के साथ और VCC की वैल्यू के साथ भी, तो वो हमारा जो है जब वो DC इधर आएगी तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, एक सोर्स की, एक अलग सोर्स की तरह काम करेगी। जैसे हमने एक VCC सोर्स लगाया हुआ है तो उधर से DC आएगी तो वो भी एक सोर्स हो जाएगी, अनवांटेड सोर्स। तो उससे जो पूरा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा फिर शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगाए कपलिंग कैपेसिटर। तो ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर है। तो ये हमारे कपलिंग कैपेसिटर एक हमारा इनपुट पे रहेगा और एक हमारा आउटपुट पे रहेगा। ठीक है, तो कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको, CC से इंडिकेट करते हैं। तो इसका काम है जो DC है उसको ब्लॉक करना। ठीक है, तो इस स्टेज की DC बाहर ना जाए और दूसरी किसी स्टेज की DC इसके अंदर ना आए, इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो बायसिंग है, जो DC बायसिंग हमने यहाँ पर सर्किट जो बनाई हुई है वो हमारी अनअफेक्टेड रहे। ठीक है जी। फिर यहाँ पर है सी बाईपास कैपेसिटर। तो इसको हमने डिस्कस किया था। तो बाईपास कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू RE डिवाइड बाई 10 होनी चाहिए। तो XE का जो है, XE जो हमारा है वो इक्वल्स टू है 1/2πfc। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो होता है उसको हम इस तरह उसको, तो ये जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे, मतलब लोअर से लोअर फ्रिक्वेंसी पे भी ये हमारा जो सर्किट है ये हमारा परफॉर्म करे, तो उसके लिए हमने F की जो वैल्यू है, ठीक है, वो लोअर से लोअर जो भी वैल्यू है उस पर भी हमारा जो इसका कैपेसिटेंस आना चाहिए, है ना, जो कैपेसिटेंस आना चाहिए वो RE डिवाइड बाई 10 होना चाहिए। तो अगर हमारा रेसिस्टेंस जो इम्पिडेंस है या इस तरह कैपेसिटेंस है C का, अगर RE से लेस रहेगा 10 टाइम्स, तो जितना भी लोअर फ्रिक्वेंसी वाले जो AC सिग्नल हैं वो भी हमारे बाईपास होते रहेंगे फेथफुली। ठीक है, और वो RE में नहीं जाएंगे। RE में नहीं जाएंगे तो इसके अक्रॉस जो है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो हमारा सर्किट जो है, जो उसका क्यू पॉइंट है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बस इसको याद रखना। अब आते हैं यहाँ पर VI हमने इनपुट दिया कपलिंग कैपेसिटर की हेल्प से, तो सिर्फ AC ही इसके अंदर आएगी, है ना, DC कुछ भी अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसको चाहे VI आप उसमें कोई DC सोर्स लेके भी दिखाए, तो अगर कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है तो DC वोल्टेज अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ VI जाएगा। ठीक है, जो भी AC है, प्योरली AC। ऐसे ही आउटपुट पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है और साथ में कनेक्ट किया हुआ है RL। ठीक है, तो यहाँ पर ये VC, ठीक है, और इसको मैं स्मॉल में लिख दूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ AC बाहर निकल के आएगी इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो है ये हमारा दोनों मिक्स है, V और कैपिटल C, और ये है स्मॉल c। अब स्मॉल c को छोटा ही लिख दिया है बस। ठीक है, वो कर्सिव राइटिंग में लिख सकते थे। ठीक है, चलो इसको, तो ये है AC प्योरली, और ये है AC प्लस DC, ये AC है। ठीक है, ये है आपका AC प्लस DC, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर। तो कैपेसिटर के बाद ब्लॉक हो जाएगी DC, तो DC ब्लॉक हो गई तो सिर्फ हमारे पास AC क्वांटिटी बचेगी वो, और वो आएगी RL के अक्रॉस, और इसी पे हम ले रहे हैं V आउटपुट। ठीक है जी। अब इसकी हमें करनी है एनालिसिस। तो जो भी सर्किट मिलेगा उसकी दो एनालिसिस होंगी। तो एनालिसिस को पहले समझ लेते हैं। तो एनालिसिस में हमारे पास दो एनालिसिस हैं, एक DC एनालिसिस है, एक है AC एनालिसिस। तो जो हमने बायसिंग सर्किट जब अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, DC एनालिसिस करते हैं। तो DC एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसका क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। और जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे IC और VC। ठीक है, इन दोनों से मिला कोऑर्डिनेट बनते हैं। IB जहाँ पर एक तो हमें लोड लाइन प्लॉट करनी होती है। तो जो DC एनालिसिस में जो 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 स्टेप हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले IB को कैलकुलेट करेंगे उस पार्टिकुलर सर्किट के लिए। जैसे यहाँ पर ये सर्किट है, ठीक, ये हमारा सर्किट है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग वाला है, तो इन सबको इधर इधर इनको सबको हटा दें। ठीक है, तो सिर्फ ये सर्किट बचेगा। तो इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे हमें इसको करना है। अगर आपको एम्पलीफायर दिया हुआ है और उसको आपको कैसे DC एनालिसिस परफॉर्म करनी है और कैसे AC करनी है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो DC एनालिसिस में जो अब तक हम करते आए हैं, IB की वैल्यू निकालते हैं, इनपुट सेक्शन की जो इक्वेशन बनती है KVL, फिर उससे IC निकालते हैं, उससे IE निकालते हैं, फिर आउटपुट सेक्शन की जो इक्वेशन बनती है उससे VCE निकालते हैं। और जब ये सब निकल जाता है फिर लोड लाइन प्लॉट करते हैं। तो लोड लाइन में IC सैचुरेशन निकालते हैं। ठीक है, और VCE IC इक्वल्स टू 0 पे VC इक्वल्स टू VCC होता है। तो दो पॉइंट बन गए। ठीक
ठीक है। तो ऑपरेटिंग जब भी आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक में इस तरह प्लॉट कर रहे होते हैं तो इधर हमारा है वीसीई कॉमन एमिटर के केस में, और इधर है आईसी। तो एक पॉइंट बनेगा इधर, ये वीसीसी रहेगा, एक पॉइंट ये यहाँ पर कुछ बना तो ये है हमारा आईसी सैचुरेशन, ठीक है। तो सैचुरेशन जो है, आईसी सैचुरेशन, वोल्टेज डिवाइडर और जो अमीटर रजिस्टर वाली जो बाइसिंग है उसमें हमारा हमेशा होगा वीसीसी डिवाइड बाई आरसी प्लस आरई, ठीक है। आरई रजिस्टर इन दो ही बाइसिंग में है। तो बाकी जो फिक्स्ड बायस और कलेक्टर फीडबैक वाली है उसमें सिर्फ वीसीसी डिवाइड बाई आरसी रहेगा। वो निकालने के बाद अब उसको हम लोड लाइन को प्लॉट कर देंगे इस तरह, ठीक। और ये आई बी है, ये है हमारी कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक पे ही हम लोड लाइन प्लॉट करते हैं। और ये हमारी इस तरह, तो सपोज़ करो जो भी आई बी हमारी वैल्यू आएगी, तो सपोज़ करो ये वैल्यू आई है ना, तो इस पर आई बी की कुछ वैल्यू मान लो ये 10 माइक्रो एम्पियर है, तो ये जहाँ भी लोड लाइन को क्रॉस करेगी ये हमारा बनेगा क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट के नीचे अब इसको स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो भी एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी क्रॉस करेगी ये बनेगा हमारा वी सी ई। तो वी सी ई क्यू भी बोलते हैं इसको, क्यू पॉइंट की वी सी ई, ठीक है। तो जो वी सी ई हमारी आउटपुट सेक्शन से निकल के आएगी वो बेसिकली यही है, ठीक है। और आई सी जो निकल के आएगी आई बी में मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की, तो वो ये वाली वैल्यू है। जब इधर से जाएंगे तो ये है हमारा आई सी, और इसको भी क्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो आई सी क्यू अगर आई सी सैचुरेशन से बिलो है तो इसका मतलब है हमारा जो है ट्रांजिस्टर या ऑपरेटिंग पॉइंट वो हमारा एक्टिव रीजन के अंदर है, ठीक है। अगर वी सी इक्वल्स टू वी सी सी है तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जा रहा है किधर, कट ऑफ रीजन की तरफ। तो इधर है सैचुरेशन रीजन और नीचे है कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो ये सब हमें निकालना होता है डीसी बायसिंग से। अब आते हैं एसी एनालिसिस पे। तो हमने अभी तक ये सभी किया है, ये सब हमने डीसी लोड लाइन प्लॉट की है, उस पर फिर क्यू पॉइंट आईबी की जो वैल्यू है उससे जो क्रॉस होता है वो फिर हमारा क्यू पॉइंट बनता है, ठीक है। वो सब हमने डिस्कस किया। अब आते हैं एसी एनालिसिस पे। एसी एनालिसिस में 2 टाइप के एनालिसिस हैं, वैसे 3 टाइप की हैं। एक है आपका ग्राफिकल मेथड और एक है आपका आरई ट्रांजिस्टर मॉडल। तो जो ग्राफिकल मेथड है उसमें उसको बोलते हैं नो अप्रोक्सीमेशन मॉडल। वो एक्यूरेट जो उसकी एनालिसिस है, एसी एनालिसिस, वो एक्यूरेट एनालिसिस है, ठीक है। इस एनालिसिस को, जो ग्राफिकल मेथड है, उसको यूज़ करते हैं लार्ज सिग्नल एनालिसिस में। लार्ज सिग्नल एनालिसिस मतलब है जहाँ पर वोल्टेज है इक्वल्स टू 1 वोल्ट में की रेंज में। जो वोल्टेज है, जो सिग्नल है, वो हमारा वोल्ट की रेंज में है, और जो स्मॉल सिग्नल वाला है वो मिली वोल्ट की रेंज में है, ठीक है। तो मिली वोल्ट वाले जितने सिग्नल हैं उनके एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब इनपुट के वी आई की वैल्यू मिली वोल्ट में है और यहाँ वी आई की वैल्यू वोल्ट में है लार्ज सिग्नल में, ठीक है। तो दोनों हम डिस्कस कर लेंगे। एग्ज़ाम जो सिलेबस में है, सिलेबस में सिर्फ आरई ट्रांजिस्टर मॉडल है। बेसिकली मैं ग्राफिकल मेथड इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको उस पूरे जो सर्किट की वर्किंग अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद फिर आरई ट्रांजिस्टर मॉडल, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मॉडल। तो ये एक्यूरेट तो नहीं होता, पर मोटा मोटा उस सर्किट के बारे में जो उसकी एसी जो एनालिसिस है ना, तो उसकी जो एसी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ये बता देता है। उसको स्मॉल सिग्नल एनालिसिस भी बोलते हैं, स्मॉल सिग्नल मॉडल भी बोलते हैं, और इक्विवेलेंट सर्किट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस आरई को जाने से पहले हमें कुछ एक बड़ा और चीज़ लेनी पड़ेगी, मतलब आरई मॉडल को समझना पड़ेगा, आरई ट्रांजिस्टर मॉडल को। तो पहले ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, फिर आरई जो मॉडलिंग है ना बीजेटी की, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर आएंगे इस आरई ट्रांजिस्टर मॉडल पे इधर। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स। फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स एक बेसिकली क्या है, लोअर फ्रिक्वेंसी, मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसकी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होगी जिस पे हमारा जो सर्किट है फेथफुली वो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो जो एम्पलीफिकेशन है वो परफॉर्म करेगा फेथफुली, तो लोअर फ्रिक्वेंसी की रेंज। और एक रेंज आएगी जो हमारी फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ाते जाओगे, तो एक मैक्सिमम रेंज होगी जिस पे हमारा जो एम्पलीफायर सर्किट है वो फेथफुली एम्पलीफाई करेगा उसको, ठीक है। तो उन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच का जो बैंड बनेगा, है ना, जो स्पेक्ट्रम बनेगा या उसको जो बैंड बनेगा उसको बोलते हैं बैंड विड्थ, ठीक। तो बैंड विड्थ क्या है, वो फ्रिक्वेंसी रेंज है जहाँ पर हमारा जो सर्किट है वो फेथफुली एम्पलीफिकेशन प्रोसेस जो है, उसका एम्पलीफिकेशन जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स को भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है थोड़ा समझना। तो अभी यहाँ तक के लिए यहीं पर रहने देते हैं, उसके बाद फिर डीसी एनालिसिस और फिर एसी एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।
फिर दूसरा पार्ट इसका शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।